संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था लोगों के साथ, वो किसी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यानी कि जातिगत आधार पर अगर कोई भेदभाव किसी के साथ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यूजीसी ने ये नई नियमावली जारी की है। उसमें आगे लिखा है कि इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों यानी कि इक्विटी कमेटी, समानता समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इनका पालन न करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसे दंड का सामना करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये जो नई नियमावली जारी की है, उसके तहत अगर कोई ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है जो इस नियमावली का पालन नहीं करेगा तो उसको जो प्रोग्राम उसके यहाँ चल रहा है, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो प्रोग्राम देने से वंचित किया जा सकता है। यानी कि वो अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों को वो डिग्री प्रदान नहीं कर पाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यूजीसी विनियम 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही ये विनियम 2012 से लागू भेदभाव रोधी नियमों का अद्यतन रूप है। यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। मतलब कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होते थे उसमें जो कमियां थी उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करने का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, यूजीसी ये बताता है कि पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जो नियम बने थे उसके तहत ये था कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए और उन पे जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, आगे इसमें एक पॉइंट है कि अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है। समझ रहे हैं, पहले ओबीसी इस जातिगत भेदभाव के दायरे में नहीं था और जो नई संशोधित नियमावली आएगी उसमें ओबीसी को भी इस दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पर ओबीसी के साथ ना होकर के सिर्फ दलित और एसटी यानी कि एससी और एसटी के साथ ये जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था। आगे इसमें लिखा है कि झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान हटा दिया है। साथ ही भेदभाव की परिभाषा को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के विनियमों में निहित कुछ भाषा शामिल हो सके। 2012 के जो विनियम थे उन्हीं को संशोधित करके और 2012 के नियमों को शामिल करके इस तरीके की नियमावली तैयार की गई है। नई जो नियमावली आई है उसके बारे में जान लीजिए, आखिर इतना हल्ला क्यों है। पहला पॉइंट इसमें है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या है। इस नियमावली में यह भी बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव कैसे होता है। केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य जो मानवीय हितों का उल्लंघन करता हो उसे इस जातिगत भेदभाव में शामिल किया जाएगा। दूसरा है भेदभाव की परिभाषा, यानी कि किसी भी हितधारक के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें लिखा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इससे किसी भी आधार पर किया गया कोई भेदभाव है तो इस भेदभाव की सूची में वो आएगा। वर्ष 2012 के विनियमन के अनुसार भेदभाव क्या थे, यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उनके अनुसार
भेदभाव की परिभाषा क्या थी। ये जो अभी मैंने बताई, ये 2026 में जो नई नियमावली बनी है उसके अनुसार भेदभाव की परिभाषा थी। 2012 में क्या परिभाषा थी ये भी जान लीजिए। कोई भी भेद, बहिष्कार, सीमा या प्राथमिकता जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को बाधित करना हो और विशेष रूप से किसी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें थोपना जो मानवीय गरिमा के अनुकूल ना हो, भेदभाव कहलाएगा। ये 2012 की परिभाषा थी। इसी को संशोधित करके जो नई भेदभाव की परिभाषा थी वो मैंने पहले आपको बताई। हालांकि इस परिभाषा में 2012 के दो विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। पहला है, संस्थानों को जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर छात्रों या समूहों के लिए अलग शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान स्थापित करने या बनाए रखने से रोकने वाला प्रावधान। स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो 2012 में दो नियम थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, और ये पहला था जिसमें किसी समूह के लिए, किसी जाति विशेष के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थान बनाना या उसको बनाए रखने का प्रावधान नहीं रखा गया है। आगे की नियमावली जो है उसमें जो संशोधन हुआ है उसका दूसरा पॉइंट है, प्रवेश व स्वीकृति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 8 अलग अलग प्रकार के भेदभाव का उल्लेख करने वाला प्रावधान। जो ये 2012 में था उसको इस बार इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। अब ये समानता समिति क्या है, इक्विटी कमेटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में समानता समिति। नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना है। ईओसी के अंतर्गत इक्विटी कमेटी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। एक बात यहाँ गौर करने वाली है, जो इक्विटी कमेटी गठित होगी उच्च शिक्षण संस्थानों में, उसकी जो अध्यक्षता होगी वो संस्थान के प्रमुख करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके जो प्रमुख हैं वो अधिकतर सामान्य वर्ग के ही हैं। उनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आप नाम मात्र के बराबर पाएंगे। तो समझिए कि इक्विटी कमेटी की अध्यक्षता अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति करेगा तो यहां भी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भेदभाव होने की आशंका है। यानी कि अब ये काउंट किया जाएगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो प्रमुख हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी के कितने प्रमुख। तीसरा पॉइंट है, कमेटी में ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अनिवार्य होगा। ये नई नियमावली में जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं के व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य होगा। ईओसी को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि 6 महीने में उसको एक बार अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इक्विटी कमेटी को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। प्रत्येक संस्थान को ईओसी की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे इसमें एक निगरानी समिति भी बनेगी, यानी कि ये जो इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें संस्थानों के प्रमुख लोग अध्यक्ष होंगे, इनकी भी निगरानी करने का प्रावधान इस नई नियमावली में दिया गया है। उस निगरानी समिति में कौन कौन लोग होंगे ये भी आप जान लीजिए। यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति बनाएगा जिसमें वैधानिक पेशेवर परिषदों व आयोगों के प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करेगी, नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी, भेदभाव के मामलों की जांच करेगी और रोकथाम के उपाय सुझाएगी। संस्थानों का क्या उत्तरदायित्व होगा? भेदभाव को समाप्त करना, समानता को बढ़ावा देना और उपयुक्त उपाय करना। संस्थान के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पालन हो। अनुपालन न करने की स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों को यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। ये बड़ा नियम है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान जिसके प्रमुख अधिकतर सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं,
अनुपालन नहीं करते हैं तो उनको जो है, जो यूजीसी की ढेर सारी योजनाएं हैं उसमें जो है भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। ये संस्थानों के लिए कड़ा प्रहार है। और अनुपालन न करने की स्थिति में एक तो भाग लेने से वंचित किया जाएगा और उन्हें डिग्री कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो इस नई नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर इस तरीके के कड़े नियम लागू किए गए हैं जो पालन किए जाएंगे। इसीलिए इतनी सारी खलबली मची हुई है। अब आपको समझ में आया कि यूजीसी की नई नियमावली का विरोध सामान्य वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक पहुंचाइए और उनसे अपील कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन में इसके लोग उतरें, सोशल मीडिया पर लिखें, बोलें, लोगों से चर्चा करें कि भाई ये सामान्य वर्ग के लोगों के अहित के लिए नहीं बन रही है, ये ओबीसी, एससी, एसटी के हित के लिए बनाई गई है ताकि उनके साथ जो जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था वो ना हो। अब देखिए, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू बना करके उनका वोट लेकर के राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पेट में ज्यादा खलबली मची है। और लोग, नए नए जो संगठन है, जो कई नेता हैं, उन लोगों ने इस यूजीसी की नई नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पर आपके दिखेगा। यूजीसी का जब से ये नया नियम आया है उससे 24 घंटे में बहुत हड़कंप मचा है और किन किन लोगों ने आंदोलन करने की और विरोध जताया है, आंदोलन करने की चेतावनी दी है, उसमें है कई लोग, जैसे सवेश पांडे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया इसके विरोध में। शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट करते हैं, इन्होंने वीडियो बनाया। सुशांत सिन्हा है, इन्होंने वीडियो बनाया। जी न्यूज ने डीएनए में इसको चलाया कि ये नियमावली लागू नहीं होनी चाहिए। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड किया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी है। समर आर्मी ने जमकर विरोध किया है और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। करणी सेना भी आंदोलन की तैयारी में है। और अनिल मिश्रा, जो अभी पिछले दिनों अंबेडकर साहब पर बेतुका बयान दिए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उन्होंने भी वकीलों के साथ बैठक की है और इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। अब आप सोचिए कि जब ओबीसी, एससी, एसटी के हितों की बात आती है तो यही हिंदू, सामान्य वर्ग का हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी जिसको हिंदू ये लोग कहते हैं, उसके विरोध में उतर आते हैं। जबकि इस नई नियमावली से इनका कोई नुकसान नहीं है। इसमें हर छात्र को उसको समानता का अवसर दिया गया है और यूजीसी ने ये साफ साफ कहा है कि अगर कोई इस नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसको कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तैयार रहिए आप लोग, ये नियमावली लागू करवाइए, इक्विटी कमेटी का गठन हो, निगरानी समिति बने और सारे नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, ये सरकार से मांग कीजिए। धन्यवाद। यूजीसी, इसका बवाल तो आजकल जो कट रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नई नियमावली को बिना जाने ही उल जलूल कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो इसकी पूर्ण जानकारी के बिना इस्तीफा दे रहे हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्ग के जो नेता हैं वो लोग। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि ये जो यूजीसी की नई नियमावली आई है उसमें है क्या, आखिर क्यों इतना गदर मचा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस पूरी नियमावली को बनाने का संदर्भ क्या है, और मैं ये आपको अच्छा सा बताऊंगा जो यूजीसी ने नियमावली प्रस्तावित की है उसमें क्या लिखा है। इसका संदर्भ पहले सुनिए। संदर्भ में लिखा है कि यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं।
यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था लोगों के साथ, वो किसी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यानी कि जातिगत आधार पर अगर कोई भेदभाव किसी के साथ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यूजीसी ने ये नई नियमावली जारी की है। उसमें आगे लिखा है कि इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों यानी कि इक्विटी कमेटी, समानता समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इनका पालन न करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसे दंड का सामना करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये जो नई नियमावली जारी की है, उसके तहत अगर कोई ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है जो इस नियमावली का पालन नहीं करेगा, तो उसको जो प्रोग्राम उसके यहाँ चल रहा है, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो प्रोग्राम देने से वंचित किया जा सकता है। यानी कि वो अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों को वो डिग्री प्रदान नहीं कर पाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यूजीसी विनियम 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही ये विनियम 2012 से लागू भेदभाव रोधी नियमों का अद्यतन रूप है। यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। मतलब कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होते थे उसमें जो कमियां थी उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करने का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, यूजीसी ये बताता है कि पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जो नियम बने थे उसके तहत ये था कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए और उन पे जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, आगे इसमें एक पॉइंट है कि अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है। समझ रहे हैं, पहले ओबीसी इस जातिगत भेदभाव के दायरे में नहीं था और जो नई संशोधित नियमावली आएगी उसमें ओबीसी को भी इस दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पर ओबीसी के साथ ना होकर के सिर्फ दलित और एसटी यानी कि एससी और एसटी के साथ ये जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था। आगे इसमें लिखा है कि झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान हटा दिया है। साथ ही भेदभाव की परिभाषा को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के विनियमों में निहित कुछ भाषा शामिल हो सके। 2012 के जो विनियम थे उन्हीं को संशोधित करके और 2012 के नियमों को शामिल करके इस तरीके की नियमावली तैयार की गई है। नई जो नियमावली आई है उसके बारे में जान लीजिए, आखिर इतना हल्ला क्यों है। पहला पॉइंट इसमें है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या है। इस नियमावली में यह भी बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव कैसे होता है। केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य जो मानवीय हितों का उल्लंघन करता हो उसे इस जातिगत भेदभाव में शामिल किया जाएगा। दूसरा है भेदभाव की परिभाषा, यानी कि किसी भी हितधारक के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें लिखा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इससे किसी भी आधार पर किया गया कोई भेदभाव है तो इस भेदभाव की सूची में वो आएगा। वर्ष 2012 के विनियमन के अनुसार भेदभाव क्या थे, यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उनके अनुसार भेदभाव की परिभाषा क्या थी। ये जो अभी मैंने बताई ये
2026 में जो नई नियमावली बनी है उसके अनुसार भेदभाव की परिभाषा थी। 2012 में क्या परिभाषा थी ये भी जान लीजिए। कोई भी भेद, बहिष्कार, सीमा या प्राथमिकता जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को बाधित करना हो और विशेष रूप से किसी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें थोपना जो मानवीय गरिमा के अनुकूल ना हो, भेदभाव कहलाएगा। ये 2012 की परिभाषा थी। इसी को संशोधित करके जो नई भेदभाव की परिभाषा थी वो मैंने पहले आपको बताई। हालांकि इस परिभाषा में 2012 के दो विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। पहला है, संस्थानों को जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर छात्रों या समूहों के लिए अलग शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान स्थापित करने या बनाए रखने से रोकने वाला प्रावधान। स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो 2012 में दो नियम थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, और ये पहला था जिसमें किसी समूह के लिए, किसी जाति विशेष के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थान बनाना या उसको बनाए रखने का प्रावधान नहीं रखा गया है। आगे की नियमावली जो है उसमें जो संशोधन हुआ है उसका दूसरा पॉइंट है, प्रवेश व स्वीकृति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 8 अलग अलग प्रकार के भेदभाव का उल्लेख करने वाला प्रावधान। जो ये 2012 में था उसको इस बार इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। अब ये समानता समिति क्या है? इक्विटी कमेटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में समानता समिति। नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना है। ईओसी के अंतर्गत इक्विटी कमेटी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। एक बात यहाँ गौर करने वाली है, जो इक्विटी कमेटी गठित होगी उच्च शिक्षण संस्थानों में, उसकी जो अध्यक्षता होगी वो संस्थान के प्रमुख करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके जो प्रमुख हैं वो अधिकतर सामान्य वर्ग के ही हैं। उनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आप नाम मात्र के बराबर पाएंगे। तो समझिए कि इक्विटी कमेटी की अध्यक्षता अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति करेगा तो यहां भी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भेदभाव होने की आशंका है। यानी कि अब ये काउंट किया जाएगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो प्रमुख हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी के कितने प्रमुख। तीसरा पॉइंट है, कमेटी में ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अनिवार्य होगा। ये नई नियमावली में जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं के व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य होगा। ईओसी को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि 6 महीने में उसको एक बार अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इक्विटी कमेटी को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। प्रत्येक संस्थान को ईओसी की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे इसमें एक निगरानी समिति भी बनेगी, यानी कि ये जो इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें संस्थानों के प्रमुख लोग अध्यक्ष होंगे, इनकी भी निगरानी करने का प्रावधान इस नई नियमावली में दिया गया है। उस निगरानी समिति में कौन कौन लोग होंगे ये भी आप जान लीजिए। यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति बनाएगा जिसमें वैधानिक पेशेवर परिषदों व आयोगों के प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करेगी, नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी, भेदभाव के मामलों की जांच करेगी और रोकथाम के उपाय सुझाएगी। संस्थानों का क्या उत्तरदायित्व होगा? भेदभाव को समाप्त करना, समानता को बढ़ावा देना और उपयुक्त उपाय करना। संस्थान के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पालन हो। अनुपालन न करने की स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों को यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। ये बड़ा नियम है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान जिसके प्रमुख अधिकतर सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनको जो है
जो यूजीसी की ढेर सारी योजनाएं हैं उसमें जो है भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। ये संस्थानों के लिए कड़ा प्रहार है और अनुपालन न करने की स्थिति में एक तो भाग लेने से वंचित किया जाएगा और उन्हें डिग्री कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो इस नई नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर इस तरीके के कड़े नियम लागू किए गए हैं जो पालन किए जाएंगे। इसीलिए इतनी सारी खलबली मची हुई है। अब आपको समझ में आया कि यूजीसी की नई नियमावली का विरोध सामान्य वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक पहुंचाइए और उनसे अपील कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन में इसके लोग उतरें, सोशल मीडिया पर लिखें, बोलें, लोगों से चर्चा करें कि भाई ये सामान्य वर्ग के लोगों के अहित के लिए नहीं बन रही है, ये ओबीसी, एससी, एसटी के हित के लिए बनाई गई है ताकि उनके साथ जो जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था वो ना हो। अब देखिए यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू बना करके उनका वोट लेकर के राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पेट में ज्यादा खलबली मची है। और लोग नए नए जो संगठन है, जो कई नेता हैं, उन लोगों ने इस यूजीसी की नई नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पर आपके दिखेगा। यूजीसी का जब से ये नया नियम आया है उससे 24 घंटे में बहुत हड़कंप मचा है और किन किन लोगों ने आंदोलन करने की और विरोध जताया है, आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उसमें है कई लोग, जैसे सवेश पांडे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया इसके विरोध में। शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट करते हैं, इन्होंने वीडियो बनाया। सुशांत सिन्हा है, इन्होंने वीडियो बनाया। जी न्यूज ने डीएनए में इसको चलाया कि ये नियमावली लागू नहीं होनी चाहिए। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड किया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी है। समर आर्मी ने जमकर विरोध किया है और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। करणी सेना भी आंदोलन की तैयारी में है और अनिल मिश्रा जो अभी पिछले दिनों अंबेडकर साहब पर बेतुका बयान दिए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उन्होंने भी वकीलों के साथ बैठक की है और इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। अब आप सोचिए कि जब ओबीसी, एससी, एसटी के हितों की बात आती है तो यही हिंदू, सामान्य वर्ग का हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी जिसको हिंदू ये लोग कहते हैं, उसके विरोध में उतर आते हैं। जबकि इस नई नियमावली से इनका कोई नुकसान नहीं है। इसमें हर छात्र को उसको समानता का अवसर दिया गया है और यूजीसी ने ये साफ साफ कहा है कि अगर कोई इस नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसको कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तैयार रहिए आप लोग, ये नियमावली लागू करवाइए, इक्विटी कमेटी का गठन हो, निगरानी समिति बने और सारे नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, ये सरकार से मांग कीजिए। धन्यवाद। यूजीसी, इसका बवाल तो आजकल जो कट रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नई नियमावली को बिना जाने ही उल जलूल कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो इसकी पूर्ण जानकारी के बिना इस्तीफा दे रहे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्ग के जो नेता हैं वो लोग। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि ये जो यूजीसी की नई नियमावली आई है उसमें है क्या, आखिर क्यों इतना गदर मचा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस पूरी नियमावली को बनाने का संदर्भ क्या है और मैं ये आपको अच्छा सा बताऊंगा जो यूजीसी ने नियमावली प्रस्तावित की है उसमें क्या लिखा है। इसका संदर्भ पहले सुनिए। संदर्भ में लिखा है कि यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था लोगों के साथ,
वो किसी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। यानी कि जातिगत आधार पर अगर कोई भेदभाव किसी के साथ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यूजीसी ने ये नई नियमावली जारी की है। उसमें आगे लिखा है कि इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों यानी कि इक्विटी कमेटी, समानता समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इनका पालन न करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसे दंड का सामना करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये जो नई नियमावली जारी की है उसके तहत अगर कोई ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है जो इस नियमावली का पालन नहीं करेगा तो उसको जो प्रोग्राम उसके यहाँ चल रहा है, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो प्रोग्राम देने से वंचित किया जा सकता है। यानी कि वो अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों को वो डिग्री प्रदान नहीं कर पाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यूजीसी विनियम 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही ये विनियम 2012 से लागू भेदभाव रोधी नियमों का अद्यतन रूप है। यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। मतलब कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होते थे उसमें जो कमियां थी उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करने का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, यूजीसी ये बताता है कि पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जो नियम बने थे उसके तहत ये था कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए और उन पे जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, आगे इसमें एक पॉइंट है कि अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है। समझ रहे हैं, पहले ओबीसी इस जातिगत भेदभाव के दायरे में नहीं था और जो नई संशोधित नियमावली आएगी उसमें ओबीसी को भी इस दायरे में लाया जाएगा। क्योंकि बहुत जगहों पर ओबीसी के साथ ना होकर के सिर्फ दलित और एसटी यानी कि एससी और एसटी के साथ ये जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था। आगे इसमें लिखा है कि झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान हटा दिया है। साथ ही भेदभाव की परिभाषा को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के विनियमों में निहित कुछ भाषा शामिल हो सके। 2012 के जो विनियम थे उन्हीं को संशोधित करके और 2012 के नियमों को शामिल करके इस तरीके की नियमावली तैयार की गई है। नई जो नियमावली आई है उसके बारे में जान लीजिए, आखिर इतना हल्ला क्यों है। पहला पॉइंट इसमें है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या है। इस नियमावली में यह भी बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव कैसे होता है। केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य जो मानवीय हितों का उल्लंघन करता हो उसे इस जातिगत भेदभाव में शामिल किया जाएगा। दूसरा है भेदभाव की परिभाषा, यानी कि किसी भी हितधारक के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें लिखा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इससे किसी भी आधार पर किया गया कोई भेदभाव है तो इस भेदभाव की सूची में वो आएगा। वर्ष 2012 के विनियमन के अनुसार भेदभाव क्या थे, यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उनके अनुसार भेदभाव की परिभाषा क्या थी। ये जो अभी मैंने बताई ये 2026 में जो नई नियमावली बनी है उसके अनुसार भेदभाव की परिभाषा थी। 2012 में क्या परिभाषा थी ये भी जान लीजिए। कोई भी भेद
बहिष्कार, सीमा या प्राथमिकता जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को बाधित करना हो और विशेष रूप से किसी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें थोपना जो मानवीय गरिमा के अनुकूल ना हो, भेदभाव कहलाएगा। ये 2012 की परिभाषा थी। इसी को संशोधित करके जो नई भेदभाव की परिभाषा थी वो मैंने पहले आपको बताई। हालांकि इस परिभाषा में 2012 के दो विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। पहला है, संस्थानों को जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर छात्रों या समूहों के लिए अलग शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान स्थापित करने या बनाए रखने से रोकने वाला प्रावधान। स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो 2012 में दो नियम थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, और ये पहला था जिसमें किसी समूह के लिए, किसी जाति विशेष के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थान बनाना या उसको बनाए रखने का प्रावधान नहीं रखा गया है। आगे की नियमावली जो है उसमें जो संशोधन हुआ है उसका दूसरा पॉइंट है, प्रवेश व स्वीकृति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 8 अलग अलग प्रकार के भेदभाव का उल्लेख करने वाला प्रावधान जो ये 2012 में था उसको इस बार इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। अब ये समानता समिति क्या है? इक्विटी कमेटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में समानता समिति। नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना है। ईओसी के अंतर्गत इक्विटी कमेटी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। एक बात यहाँ गौर करने वाली है, जो इक्विटी कमेटी गठित होगी उच्च शिक्षण संस्थानों में, उसकी जो अध्यक्षता होगी वो संस्थान के प्रमुख करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके जो प्रमुख हैं वो अधिकतर सामान्य वर्ग के ही हैं। उनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आप नाम मात्र के बराबर पाएंगे। तो समझिए कि इक्विटी कमेटी की अध्यक्षता अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति करेगा तो यहां भी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भेदभाव होने की आशंका है। यानी कि अब ये काउंट किया जाएगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो प्रमुख हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी के कितने प्रमुख। तीसरा पॉइंट है, कमेटी में ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अनिवार्य होगा। ये नई नियमावली में जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं के व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य होगा। ईओसी को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि 6 महीने में उसको एक बार अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इक्विटी कमेटी को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। प्रत्येक संस्थान को ईओसी की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे इसमें एक निगरानी समिति भी बनेगी, यानी कि ये जो इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें संस्थानों के प्रमुख लोग अध्यक्ष होंगे, इनकी भी निगरानी करने का प्रावधान इस नई नियमावली में दिया गया है। उस निगरानी समिति में कौन कौन लोग होंगे ये भी आप जान लीजिए। यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति बनाएगा जिसमें वैधानिक पेशेवर परिषदों व आयोगों के प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करेगी, नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी, भेदभाव के मामलों की जांच करेगी और रोकथाम के उपाय सुझाएगी। संस्थानों का क्या उत्तरदायित्व होगा? भेदभाव को समाप्त करना, समानता को बढ़ावा देना और उपयुक्त उपाय करना। संस्थान के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पालन हो। अनुपालन न करने की स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों को यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। ये बड़ा नियम है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान जिसके प्रमुख अधिकतर सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनको जो है, जो यूजीसी की ढेर सारी योजनाएं हैं उसमें जो है भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। ये संस्थानों के लिए कड़ा प्रहार है।
और अनुपालन न करने की स्थिति में एक तो भाग लेने से वंचित किया जाएगा और उन्हें डिग्री कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो इस नई नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर इस तरीके के कड़े नियम लागू किए गए हैं जो पालन किए जाएंगे। इसीलिए इतनी सारी खलबली मची हुई है। अब आपको समझ में आया कि यूजीसी की नई नियमावली का विरोध सामान्य वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक पहुंचाइए और उनसे अपील कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन में इसके लोग उतरें, सोशल मीडिया पर लिखें, बोलें, लोगों से चर्चा करें कि भाई ये सामान्य वर्ग के लोगों के अहित के लिए नहीं बन रही है, ये ओबीसी, एससी, एसटी के हित के लिए बनाई गई है ताकि उनके साथ जो जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था वो ना हो। अब देखिए यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू बना करके उनका वोट लेकर के राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पेट में ज्यादा खलबली मची है। और लोग नए नए जो संगठन है, जो कई नेता हैं, उन लोगों ने इस यूजीसी की नई नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पर आपके दिखेगा। यूजीसी का जब से ये नया नियम आया है उससे 24 घंटे में बहुत हड़कंप मचा है और किन किन लोगों ने आंदोलन करने की और विरोध जताया है, आंदोलन करने की चेतावनी दी है, उसमें है कई लोग जैसे सवेश पांडे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया इसके विरोध में। शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट करते हैं, इन्होंने वीडियो बनाया। सुशांत सिन्हा है, इन्होंने वीडियो बनाया। जी न्यूज ने डीएनए में इसको चलाया कि ये नियमावली लागू नहीं होनी चाहिए। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड किया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी है। समर आर्मी ने जमकर विरोध किया है और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। करणी सेना भी आंदोलन की तैयारी में है। और अनिल मिश्रा जो अभी पिछले दिनों अंबेडकर साहब पर बेतुका बयान दिए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उन्होंने भी वकीलों के साथ बैठक की है और इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। अब आप सोचिए कि जब ओबीसी, एससी, एसटी के हितों की बात आती है तो यही हिंदू, सामान्य वर्ग का हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी जिसको हिंदू ये लोग कहते हैं, उसके विरोध में उतर आते हैं, जबकि इस नई नियमावली से इनका कोई नुकसान नहीं है। इसमें हर छात्र को उसको समानता का अवसर दिया गया है और यूजीसी ने ये साफ साफ कहा है कि अगर कोई इस नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसको कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तैयार रहिए आप लोग, ये नियमावली लागू करवाइए, इक्विटी कमेटी का गठन हो, निगरानी समिति बने और सारे नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, ये सरकार से मांग कीजिए। धन्यवाद। यूजीसी, इसका बवाल तो आजकल जो कट रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नई नियमावली को बिना जाने ही उल जलूल कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो इसकी पूर्ण जानकारी के बिना इस्तीफा दे रहे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्ग के जो नेता हैं वो लोग। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि ये जो यूजीसी की नई नियमावली आई है उसमें है क्या, आखिर क्यों इतना गदर मचा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस पूरी नियमावली को बनाने का संदर्भ क्या है और मैं ये आपको अच्छा सा बताऊंगा जो यूजीसी ने नियमावली प्रस्तावित की है उसमें क्या लिखा है। इसका संदर्भ पहले सुनिए। संदर्भ में लिखा है कि यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था लोगों के साथ, वो किसी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यानी कि जातिगत आधार पर अगर कोई भेदभाव किसी के साथ हो रहा है
तो उसको रोकने के लिए यूजीसी ने ये नई नियमावली जारी की है। उसमें आगे लिखा है कि इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों यानी कि इक्विटी कमेटी समानता समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इनका पालन न करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसे दंड का सामना करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये जो नई नियमावली जारी की है उसके तहत अगर कोई ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है जो इस नियमावली का पालन नहीं करेगा तो उसको जो प्रोग्राम उसके यहाँ चल रहा है, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो प्रोग्राम देने से वंचित किया जा सकता है। यानी कि वो अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों को वो डिग्री प्रदान नहीं कर पाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यूजीसी विनियम 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही ये विनियम 2012 से लागू भेदभाव रोधी नियमों का अद्यतन रूप है। यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। मतलब कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होते थे उसमें जो कमियां थी उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करने का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, यूजीसी ये बताता है कि पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जो नियम बने थे उसके तहत ये था कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए और उन पे जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, आगे इसमें एक पॉइंट है कि अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है। समझ रहे हैं, पहले ओबीसी इस जातिगत भेदभाव के दायरे में नहीं था और जो नई संशोधित नियमावली आएगी उसमें ओबीसी को भी इस दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पर ओबीसी के साथ ना होकर के सिर्फ दलित और एसटी यानी कि एससी और एसटी के साथ ये जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था। आगे इसमें लिखा है कि झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान हटा दिया है। साथ ही भेदभाव की परिभाषा को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के विनियमों में निहित कुछ भाषा शामिल हो सके। 2012 के जो विनियम थे उन्हीं को संशोधित करके और 2012 के नियमों को शामिल करके इस तरीके की नियमावली तैयार की गई है। नई जो नियमावली आई है उसके बारे में जान लीजिए, आखिर इतना हल्ला क्यों है। पहला पॉइंट इसमें है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या है। इस नियमावली में यह भी बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव कैसे होता है। केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य जो मानवीय हितों का उल्लंघन करता हो उसे इस जातिगत भेदभाव में शामिल किया जाएगा। दूसरा है भेदभाव की परिभाषा, यानी कि किसी भी हितधारक के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें लिखा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इससे किसी भी आधार पर किया गया कोई भेदभाव है तो इस भेदभाव की सूची में वो आएगा। वर्ष 2012 के विनियमन के अनुसार भेदभाव क्या थे, यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उनके अनुसार भेदभाव की परिभाषा क्या थी। ये जो अभी मैंने बताई ये 2026 में जो नई नियमावली बनी है उसके अनुसार भेदभाव की परिभाषा थी। 2012 में क्या परिभाषा थी ये भी जान लीजिए। कोई भी भेद, बहिष्कार, सीमा या प्राथमिकता जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को बाधित करना हो और
विशेष रूप से किसी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें थोपना जो मानवीय गरिमा के अनुकूल ना हो, भेदभाव कहलाएगा। ये 2012 की परिभाषा थी। इसी को संशोधित करके जो नई भेदभाव की परिभाषा थी वो मैंने पहले आपको बताई। हालांकि इस परिभाषा में 2012 के दो विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। पहला है, संस्थानों को जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर छात्रों या समूहों के लिए अलग शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान स्थापित करने या बनाए रखने से रोकने वाला प्रावधान। स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो 2012 में दो नियम थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, और ये पहला था जिसमें किसी समूह के लिए, किसी जाति विशेष के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थान बनाना या उसको बनाए रखने का प्रावधान नहीं रखा गया है। आगे की नियमावली जो है उसमें जो संशोधन हुआ है उसका दूसरा पॉइंट है, प्रवेश व स्वीकृति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 8 अलग अलग प्रकार के भेदभाव का उल्लेख करने वाला प्रावधान जो ये 2012 में था उसको इस बार इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। अब ये समानता समिति क्या है? इक्विटी कमेटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में समानता समिति। नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना है। ईओसी के अंतर्गत इक्विटी कमेटी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। एक बात यहाँ गौर करने वाली है, जो इक्विटी कमेटी गठित होगी उच्च शिक्षण संस्थानों में, उसकी जो अध्यक्षता होगी वो संस्थान के प्रमुख करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके जो प्रमुख हैं वो अधिकतर सामान्य वर्ग के ही हैं। उनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आप नाम मात्र के बराबर पाएंगे। तो समझिए कि इक्विटी कमेटी की अध्यक्षता अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति करेगा तो यहां भी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भेदभाव होने की आशंका है। यानी कि अब ये काउंट किया जाएगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो प्रमुख हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी के कितने प्रमुख। तीसरा पॉइंट है, कमेटी में ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अनिवार्य होगा। ये नई नियमावली में जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी और महिलाओं के व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य होगा। ईओसी को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि 6 महीने में उसको एक बार अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इक्विटी कमेटी को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। प्रत्येक संस्थान को ईओसी की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे इसमें एक निगरानी समिति भी बनेगी, यानी कि ये जो इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें संस्थानों के प्रमुख लोग अध्यक्ष होंगे, इनकी भी निगरानी करने का प्रावधान इस नई नियमावली में दिया गया है। उस निगरानी समिति में कौन कौन लोग होंगे ये भी आप जान लीजिए। यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति बनाएगा जिसमें वैधानिक पेशेवर परिषदों व आयोगों के प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करेगी, नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी, भेदभाव के मामलों की जांच करेगी और रोकथाम के उपाय सुझाएगी। संस्थानों का क्या उत्तरदायित्व होगा? भेदभाव को समाप्त करना, समानता को बढ़ावा देना और उपयुक्त उपाय करना। संस्थान के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पालन हो। अनुपालन न करने की स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों को यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। ये बड़ा नियम है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान जिसके प्रमुख अधिकतर सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनको जो है, जो यूजीसी की ढेर सारी योजनाएं हैं उसमें जो है भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। ये संस्थानों के लिए कड़ा प्रहार है। और अनुपालन न करने की स्थिति में एक तो भाग लेने से वंचित किया जाएगा और उन्हें डिग्री कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग
एवं ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो इस नई नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर इस तरीके के कड़े नियम लागू किए गए हैं जो पालन किए जाएंगे। इसीलिए इतनी सारी खलबली मची हुई है। अब आपको समझ में आया कि यूजीसी की नई नियमावली का विरोध सामान्य वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ओबीसी एससी एसटी के लोगों तक पहुंचाइए और उनसे अपील कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन में इसके लोग उतरें, सोशल मीडिया पर लिखें, बोलें, लोगों से चर्चा करें कि भाई ये सामान्य वर्ग के लोगों के अहित के लिए नहीं बन रही है, ये ओबीसी एससी एसटी के हित के लिए बनाई गई है, ताकि उनके साथ जो जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था वो ना हो। अब देखिए, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि जो लोग ओबीसी एससी एसटी को हिंदू बना करके उनका वोट लेकर के राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पेट में ज्यादा खलबली मची है। और लोग नए नए जो संगठन है, जो कई नेता हैं, उन लोगों ने इस यूजीसी की नई नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पर आपके दिखेगा। यूजीसी का जब से ये नया नियम आया है उससे 24 घंटे में बहुत हड़कंप मचा है और किन किन लोगों ने आंदोलन करने की और विरोध जताया है, आंदोलन करने की चेतावनी दी है, उसमें है कई लोग, जैसे सवेश पांडे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया इसके विरोध में। शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट करते हैं, इन्होंने वीडियो बनाया। सुशांत सिन्हा है, इन्होंने वीडियो बनाया। जी न्यूज ने डीएनए में इसको चलाया कि ये नियमावली लागू नहीं होनी चाहिए। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड किया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी है। समर आर्मी ने जमकर विरोध किया है और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। करणी सेना भी आंदोलन की तैयारी में है। और अनिल मिश्रा जो अभी पिछले दिनों अंबेडकर साहब पर बेतुका बयान दिए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उन्होंने भी वकीलों के साथ बैठक की है और इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। अब आप सोचिए कि जब ओबीसी एससी एसटी के हितों की बात आती है तो यही हिंदू, सामान्य वर्ग का हिंदू, ओबीसी एससी एसटी जिसको हिंदू ये लोग कहते हैं, उसके विरोध में उतर आते हैं। जबकि इस नई नियमावली से इनका कोई नुकसान नहीं है। इसमें हर छात्र को उसको समानता का अवसर दिया गया है और यूजीसी ने ये साफ साफ कहा है कि अगर कोई इस नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसको कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तैयार रहिए आप लोग, ये नियमावली लागू करवाइए, इक्विटी कमेटी का गठन हो, निगरानी समिति बने और सारे नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, ये सरकार से मांग कीजिए। धन्यवाद। यूजीसी, इसका बवाल तो आजकल जो कट रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नई नियमावली को बिना जाने ही उल जलूल कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो इसकी पूर्ण जानकारी के बिना इस्तीफा दे रहे हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्ग के जो नेता हैं वो लोग। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि ये जो यूजीसी की नई नियमावली आई है उसमें है क्या, आखिर क्यों इतना गदर मचा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस पूरी नियमावली को बनाने का संदर्भ क्या है, और मैं ये आपको अच्छा सा बताऊंगा जो यूजीसी ने नियमावली प्रस्तावित की है उसमें क्या लिखा है। इसका संदर्भ पहले सुनिए। संदर्भ में लिखा है कि यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था लोगों के साथ, वो किसी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यानी कि जातिगत आधार पर अगर कोई भेदभाव किसी के साथ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यूजीसी ने ये नई नियमावली जारी की है। उसमें आगे लिखा है कि इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में
समानता समितियों यानी कि इक्विटी कमेटी, समानता समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इनका पालन न करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसे दंड का सामना करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये जो नई नियमावली जारी की है, उसके तहत अगर कोई ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है जो इस नियमावली का पालन नहीं करेगा, तो उसको जो प्रोग्राम उसके यहाँ चल रहा है, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो प्रोग्राम देने से वंचित किया जा सकता है। यानी कि वो अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों को वो डिग्री प्रदान नहीं कर पाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यूजीसी विनियम 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही ये विनियम 2012 से लागू भेदभाव रोधी नियमों का अद्यतन रूप है। यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। मतलब कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होते थे उसमें जो कमियां थी उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करने का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, यूजीसी ये बताता है कि पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जो नियम बने थे उसके तहत ये था कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए और उन पे जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, आगे इसमें एक पॉइंट है कि अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है। समझ रहे हैं, पहले ओबीसी इस जातिगत भेदभाव के दायरे में नहीं था और जो नई संशोधित नियमावली आएगी उसमें ओबीसी को भी इस दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पर ओबीसी के साथ ना होकर के सिर्फ दलित और एसटी यानी कि एससी और एसटी के साथ ये जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में होता था। आगे इसमें लिखा है कि झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान हटा दिया है। साथ ही भेदभाव की परिभाषा को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के विनियमों में निहित कुछ भाषा शामिल हो सके। 2012 के जो विनियम थे उन्हीं को संशोधित करके और 2012 के नियमों को शामिल करके इस तरीके की नियमावली तैयार की गई है। नई जो नियमावली आई है उसके बारे में जान लीजिए, आखिर इतना हल्ला क्यों है। पहला पॉइंट इसमें है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या है। इस नियमावली में यह भी बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव कैसे होता है। केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य जो मानवीय हितों का उल्लंघन करता हो उसे इस जातिगत भेदभाव में शामिल किया जाएगा। दूसरा है भेदभाव की परिभाषा, यानी कि किसी भी हितधारक के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें लिखा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इससे किसी भी आधार पर किया गया कोई भेदभाव है तो इस भेदभाव की सूची में वो आएगा। वर्ष 2012 के विनियमन के अनुसार भेदभाव क्या थे, यानी कि 2012 में जो नियम बने थे उनके अनुसार भेदभाव की परिभाषा क्या थी। ये जो अभी मैंने बताई ये 2026 में जो नई नियमावली बनी है उसके अनुसार भेदभाव की परिभाषा थी। 2012 में क्या परिभाषा थी ये भी जान लीजिए। कोई भी भेद, बहिष्कार, सीमा या प्राथमिकता जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को बाधित करना हो और विशेष रूप से किसी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें थोपना जो मानवीय गरिमा के अनुकूल ना हो, भेदभाव कहलाएगा।
ये 2012 की परिभाषा थी। इसी को संशोधित करके जो नई भेदभाव की परिभाषा थी वो मैंने पहले आपको बताई। हालांकि इस परिभाषा में 2012 के दो विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। पहला है, संस्थानों को जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग एवं विकलांगता के आधार पर छात्रों या समूहों के लिए अलग शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान स्थापित करने या बनाए रखने से रोकने वाला प्रावधान। स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो 2012 में दो नियम थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, और ये पहला था जिसमें किसी समूह के लिए, किसी जाति विशेष के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थान बनाना या उसको बनाए रखने का प्रावधान नहीं रखा गया है। आगे की नियमावली जो है उसमें जो संशोधन हुआ है उसका दूसरा पॉइंट है, प्रवेश व स्वीकृति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 8 अलग अलग प्रकार के भेदभाव का उल्लेख करने वाला प्रावधान। जो ये 2012 में था उसको इस बार इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। अब ये समानता समिति क्या है? इक्विटी कमेटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में समानता समिति। नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना है। ईओसी के अंतर्गत इक्विटी कमेटी